Hello everyone. Now we are starting 3 days to see. It's a story. Let's do these activities before we read. प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं. चैप्टर पढ़ने से पहले ये कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं. फर्स्ट इज़ वर्क इन पेयर्स. आप अपने क्लास में पेयर बना लीजिए. रिकॉल अ विजिट टू अ प्लेस दैट यू लाइक. और कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर आप गए हो और आपको पसंद आया हो, उसके बारे में हमें बात करनी है. डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दैट प्लेस. उस प्लेस की डिटेल डिस्कस करो आपस में. एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग. और आप ये लिखो कि उस प्लेस से रिलेटेड ये डिटेल्स. नेम ऑफ द प्लेस, जैसे कि अगर आप रेड फोर्ट देखने गए थे दिल्ली में, तो नेम ऑफ द प्लेस इज़ रेड फोर्ट. द पर्सन यू वेंट विद, आई वेंट विद फैमिली और फादर और फ्रेंड्स और वॉट एवर योर डिटेल इज़. द थिंग्स दैट यू कुड सी, आपने क्या देखा, जैसे कि आप फोर्ट देख सकते हो, आपने उसमें और बहुत से आर्टिफैक्ट्स देखे होंगे, कुछ पुरानी चीज़ें देखी होंगी. आपने क्या सुना, साउंड्स ऑफ पीपल, साउंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आपने क्या स्मेल किया, किस तरह की पर्टिकुलर स्मेल थी वहाँ पर. अगर आपने कुछ वहाँ पर टेस्ट किया, टच एंड फील कैसा था उन चीज़ों का, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिटेल्स फिल कर सकते हो. हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील, ये सोच करके आपको कैसा लगता है, ये याद करके आपको कैसा लगता है. आई एम श्योर यू विल बी फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. नाउ नेक्स्ट इज, do you think your visit or experience would be different if you could not see or hear? क्या आपको लगता है कि अगर आप देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते तो आपका ये एक्सपीरियंस कुछ अलग होता? तो येस, डेफिनेटली ये अलग होता. क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि हम अपने आसपास देख सकते हैं, हम हर चीज़ को सुन सकते हैं, लेकिन ये भी स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, और चीज़ों को महसूस करने का उनका एक्सपीरियंस अलग होता है. Did you know that our 5 senses are essential for us to experience and make sense of the world around us? क्या आपको पता है कि हमारे 5 senses, हमारे senses कौन कौन से हैं? Eyes that we can see, ears that we can hear, nose that we can smell, tongue that we can taste and touch, skin. स्किन से हम टच कर सकते हैं. 5 सेंसेस हमारे पास हैं. इनसे हमें अपने एक्सपीरियंसेस कितने ज़्यादा रिच लगते हैं कंपेयर टू दोज पीपल जिनके पास इनमें से कोई भी एक सेंस मिसिंग है. नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स रीड. आई हु कैन नॉट सी, मैं जो देख नहीं सकती. फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच. ऐसी सैकड़ों चीज़ें मुझे मिलती हैं, ऐसी सैकड़ों चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, सिर्फ उन्हें टच करके मुझे उनके लिए उत्सुकता है. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ. मैं टच करने से एक लीफ की सिमेट्री, लीफ जो कि लेफ़्ट और राइट साइड बिल्कुल एक जैसा होता है, तो लीफ किस तरह की है, लंबी है, छोटी है, उसमें कैसे कट्स हैं, ये सब चीज़ें केवल टच करके फील कर सकते हैं. डेलिकेट मीन्स बहुत ज़्यादा नाजुक, तो बहुत ज़्यादा नाजुक इवननेस है चीज़ों की, उसको मैं फील कर सकती हूँ, उन पत्तों को मैं फील कर सकती हूँ. आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च. मैं बहुत प्यार से मेरे हाथ को, सिल्वर बर्च, बर्च होता है एक पेड़ जिसका तना, जिसका स्टेम बहुत पतला होता है, तो मैं इस तरह के एक बर्च के ऊपर जब अपना हाथ फिराती हूँ तो मुझे उसकी स्मूथ स्किन बहुत अच्छी लगती है. और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, और यही जब मैं पाइन के ट्री के साथ करती हूँ, पाइन का बार्क होता है, उस पर थोड़ा सा रुआं होता है, तो उसके ऊपर से जब मैं हाथ फिराती हूँ तो वो थोड़ा रफ होता है और वो भी मुझे अच्छा लगता है. आई पास माई हैंड्स लविंगली, मैं बहुत प्यार से, चाहे वो पेड़ पतला है, चाहे वो सॉफ्ट है, चाहे वो शैगी है, रफ है, मैं उसके ऊपर अपना हाथ फिराती हूँ. इन स्प्रिंग, बसंत मौसम में, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बड. मैं पेड़ की टहनियों को छूती हूँ इस उम्मीद में कि वहाँ मुझे एक बड, दैट मीन्स कली, मिलेगी. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप. बड जो कि कली होती है, वो एक पहला साइन होता है कि अब सर्दी के मौसम के बाद में प्रकृति जागने लगी है. दैट मीन्स स्प्रिंग सीजन में जब फूल खिलने लगते हैं, पेड़ों पर पत्तियां आने लगती हैं, तो उसी को प्रकृति के जागने से कंपेयर किया गया है. तो दिस इज़ अ मेटाफर. अवेकनिंग नेचर ये मेटाफर है. ओकेजनली, कभी कभी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, मैं अपना हाथ बहुत प्यार से एक छोटे पेड़ पर, पौधे पर रखती हूँ.
एंड फील द हैप्पी क्विवर, और मुझे महसूस होता है खुशी से भरा हुआ कंपन ऑफ अ बर्ड इन अ फुल सॉन्ग, एक बर्ड जो कि वहाँ बैठकर आवाज़ कर रही होती है और मेरे हाथ से जब उसका टच होता है तो मुझे उसका वो कंपन उसके गाने में महसूस होता है। एट टाइम्स, कई बार, माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, कभी कभी इस इच्छा से मेरा दिल रोने लगता है कि मैं ये सब देख पाती। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, अगर मुझे इन चीज़ों को केवल छूने से इतनी खुशी मिलती है, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाई साइट, इन्हें देखने से मुझे कितनी सुंदरता देखने को मिलेगी, ये चीज़ें कितनी सुंदर होंगी और ये मुझे इन्हें देख करके ही पता चलेगा। एंड आई हैव इमेजिन्ड, और मैंने ये कल्पना की है, वॉट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, कि मैं क्या देखना पसंद करूँगी, इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़, अगर मुझे देखने के लिए मेरी आँखें मिल जाएं, से फॉर जस्ट 3 days, केवल 3 दिन के लिए, अगर उसे 3 दिन के लिए भी अपनी आँखें मिल जाएं तो भी उसे क्या क्या देखना है ये कल्पना करके ही उसे अच्छा लगता है। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू द 3 parts, मैं इस टाइम को 3 parts में डिवाइड करूँगी। अब उसने 3 days मांगे हैं आइज़ के लिए, तो अगर मुझे 3 दिन मिल जाएं मेरी आँखें तो मैं उस पूरे टाइम पीरियड को 3 parts में डिवाइड करूँगी। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल, मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी, हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप, जिनकी दया और जिनके साथ से आई हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, जिनके साथ की वजह से, जिनकी दया की वजह से मेरा जीवन जीने लायक हुआ है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, वॉट इट इज़ टू सी इन टू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल, द आई, मैं नहीं जानती या मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि कैसा लगता होगा जब हम अपने फ्रेंड की आँखों से उसके दिल की बात को जान लेते हैं। जब हम बिना कहे बहुत कुछ कह देते हैं, उस टाइम पर हम कहते हैं कि आंखों से पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो वो फीलिंग कैसी होगी। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स, मैं केवल अपनी फिंगर टिप्स से, अपनी उंगलियों से देख सकती हूँ। द आउटलाइन ऑफ अ फेस, अब वो किस तरह से देखती है, अब उसकी आंखें तो नहीं है, वो नहीं देख सकती, लेकिन वो फील कर सकती है, तो वो अपने फिंगर्स से फेस को छूती है और उससे उसे आइडिया लगता है कि फेस की आउटलाइन कैसी है, फेस की शेप कैसी है। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस, मैं पता कर सकती हूँ कि कब लोग खुश हैं, दुखी हैं या उनके और इमोशंस क्या हैं, ये मुझे पता चल जाता है। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, और मैं अपने दोस्तों को उनके चेहरे को छू करके पहचान लेती हूँ। तो ये थी उसकी डे 1 की एक्टिविटी। फर्स्ट डे वो ये अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने कंपेनियंस को जानना चाहेगी। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. अगले दिन आई शुड अराइज, मैं उठूंगी, विद द डॉन, सुबह के टाइम, एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल, और वो जादू देखूंगी जिससे कि रात दिन में बदल जाती है। अब क्योंकि उसके पास आंखें नहीं हैं तो उसने ये कभी फील नहीं किया है कि कैसे धीरे धीरे सूरज की रोशनी धरती पर फैलती है और दिन होता जाता है, रोशनी बढ़ती जाती है, उसने ये कभी महसूस ही नहीं किया है। डॉन का मतलब होता है जब दिन हो जाता है लेकिन उजाला नहीं होता। सुबह के 5 बजे जब आपके आसपास हल्की हल्की सी रोशनी होती है लेकिन आप सनलाइट नहीं महसूस कर सकते हो, दैट इज़ डॉन। तो वहाँ से धीरे धीरे कैसे रात जाती है, कैसे कैसे दिन पसरता है, वो उसको देखना है। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. I should behold, मैं देखना चाहूँगी, behold होता है अपनी आँखों में उस सीन को कैद कर लेना, तो मैं वो सीन देखना चाहूँगी with awe, बहुत हैप्पीनेस के साथ, आश्चर्य के साथ। the magnificent, magnificent is जादुई, and panorama होता है वो दृश्य। panoramic view means 180 degree view, बहुत ही वाइड व्यू। तो यहाँ पर राइटर यही कह रही है कि मैं अपनी आंखों में वो सीन कैद करना चाहूँगी, खुश होते हुए, वो जादुई सीन जिसमें द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, वो लाइट, वो दृश्य जिसमें कि सूरज की रोशनी से धरती जागने लगती है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड,
ये दिन मैं डेडिकेट करूंगी, इस दिन मैं वो एक्टिविटीज़ करूंगी जिनसे मैं इस दुनिया को बहुत ही जल्दी से जान सकूं। ग्लिम्प्स होता है बहुत थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में जान लेना, क्योंकि आप जल्दी में हो और आपके पास टाइम कम है, तो आप चाहते हो कि आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में जान लो। तो दैट इज़ द ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा जल्दी से जानना चाहूँगी। पास्ट एंड प्रेजेंट की दुनिया पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। मैं चाहूँगी कि मैं ये देख सकूँ कि किस तरह से ह्यूमन काइंड ने, लोगों ने उन्नति की है, मनुष्य ने उन्नति की है। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, और इसीलिए मुझे म्यूजियम में जाना चाहिए। There my eyes would see the condensed history of the earth. वहाँ पर मेरी आँखें शॉर्ट में अर्थ के बारे में जानेंगी, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगी। कंडेंस्ड का मतलब होता है बहुत सारा नॉलेज एक बहुत छोटे से टाइम में, बहुत छोटी सी यूनिट में हमें मिल जाए, दैट इज़ द कंडेंस्ड। तो कंडेंस्ड हिस्ट्री मीन्स बहुत सारी हिस्ट्री, जो इतनी लंबी हिस्ट्री है ह्यूमन काइंड की, अगर वो कहीं पर बहुत छोटे से टाइम में मुझे देखने को मिले तो वो मैं देखना चाहूँगी। और वो कहाँ मिलेगा? वो म्यूजियम में मिलेगा। एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट। वहाँ पर मुझे जानवर और अलग अलग तरह के मनुष्य, उनकी पिक्चरें, उनके फोटोज़ मिलेंगे। इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट, दैट मीन्स जहाँ वो बिलोंग करते हैं, जिस जगह के वो हैं, उन जगहों पर। जाइगेंटिक carcasses of डायनासोर्स के अवशेष। एंड मैस्टोडॉन्स दैट रोम्ड द अर्थ। मैस्टोडॉन्स एलिफेंट की तरह दिखने वाले, इनको मैमथ कहते थे। तो मैमथ जो धरती पर घूमते थे बिफोर मैन अपीयर्ड, इंसान से पहले। विद हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन, अपने छोटे से फिजिक से, अपने छोटे से शरीर लेकिन बहुत ताकतवर दिमाग से, टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम। किस तरह से ह्यूमन काइंड ने इस किंगडम को जीता, ये मैं जानना चाहूँगी। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, मैं फिर जल्दी उठूँगी। एंक्शियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, और अब मैं, क्योंकि ये लास्ट दिन है तो इसीलिए उसने लिखा है एंक्शियस, दैट मीन्स अब उसको नर्वसनेस होगी तीसरे दिन की, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो एंक्शियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, अब मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें देख सकूँ। न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी, और सुंदरता अगर और किसी रूप में है तो वो सब मैं देख सकूँ। टुडे, दिस थर्ड डे, आज इस तीसरे दिन, आई शैल स्पेंड इन द वर्कडे वर्ल्ड, मुझे इस दुनिया के बीच में, किस तरह से दुनिया काम करती है, इसके बीच में अपना टाइम बिताना है। एमिड द हॉर्न्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, इन सब के बीच में कि किस तरह से कोई इंसान अपना एक नॉर्मल दिन, अपनी लाइफ बिताता है। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, और इसके लिए मैं शहर जाऊंगी। फर्स्ट, सबसे पहले, आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, मैं एक बिजी कॉर्नर में, ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हों, वहाँ पर एक कोने में खड़ी हो जाऊंगी। मेयरली लुकिंग एट पीपल, ट्राइंग बाई साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ्स, और मैं उनकी आँखों से ये देखने की कोशिश करूँगी कि उनकी ज़िंदगी में आज क्या हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करूँगी। आई सी स्माइल्स, मैं मुस्कान देख सकती हूँ। एंड आई एम हैप्पी, और ये देख करके मैं खुश होती हूँ। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, मैं ये देख सकती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, कुछ सोचते हुए जा रहे हैं। एंड आई एम प्राउड, और मुझे गर्व है इस बात का कि वो इतने फोकस हैं। आई सी सफरिंग, मैं ये भी देख सकती हूँ कि कुछ लोग बहुत दर्द में हैं। एंड आई एम कंपैशनेट, और मैं उनका दर्द महसूस कर सकती हूँ। एट मिड नाइट, आधी रात को, परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, अब क्योंकि ये लास्ट डे है उसकी साइट का जिस दिन वो देख सकती है, इसके बाद परमानेंट नाइट मीन्स हमेशा अंधेरा रहता है उसकी आंखों के सामने, तो उसे वो परमानेंट नाइट बुलाती है। वो हमेशा रहने वाली रात फिर से मेरे पर आ जाएगी। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज, आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी, अब ये तो जाहिर है कि इन 3 दिनों में, इन 3 छोटे दिनों में मैं वो सब नहीं देख पाऊंगी जो सब मैं देखना चाहती थी। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी, क्योंकि अंधेरा फिर से मेरे ऊपर आ गया है, शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, अब मुझे ये पता लग पाएगा कि मैंने कितना कुछ नहीं देखा। उसने प्रायोरिटाइज कर लिया है कि पहले दिन वो क्या करेगी, दूसरे दिन वो क्या करेगी, तीसरे दिन वो क्या करेगी, लेकिन दीज 3 days आर नॉट इनफ, इन 3 दिनों के बाद भी बहुत कुछ देखने के लिए बच गया है, और वो उसे अब रियलाइज होगा 3 दिन के बाद कि मैंने इतना सब देखा फिर भी बहुत कुछ बच गया।
I, who am blind, मैं जो देख नहीं सकती, can give one hint to those who can see. उन लोगों को एक इशारा कर सकती हूँ, एक बात बता सकती हूँ जो देख सकते हैं. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. अपनी आंखों को इस तरह से इस्तेमाल करो जैसे कि कल तुम्हारे पास ये नहीं होंगी, कल तुम नहीं देख पाओगे. And the same method कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस. और यही तुम अपने बाकी सेंसेस के साथ भी कर सकते हो. खाना अगर खा रहे हो तो ऐसे खाओ जैसे कि कल खाना नहीं होगा. किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हो और खुश हो रहे हो तो उसको इतना खुशी के साथ और इतना संतुष्ट होकर के स्मेल करो कि शायद कल तुम इसे स्मेल नहीं कर पाओगे. दैट मीन्स लिव योर लाइफ टुडे. हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. आवाज़ के जादू को, आवाज़ के संगीत को सुनो, चिड़ियों के गानों को सुनो, बर्ड्स के सॉन्ग को सुनो और किसी ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ को सुनो, उनके ट्यून्स को सुनो जैसे कि कल आप ये नहीं सुन पाओगे. टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल. किसी चीज़ को टच करके इस तरह से महसूस करो जैसे कि कल आपके पास ये सेंसेस नहीं होंगी, आप ये महसूस नहीं कर पाओगे. स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste again. फूल की खुशबू ले रहे हो तो उसकी खुशबू को इस तरह से महसूस करो. मॉर्सल होता है खाने का एक पीस, एक टुकड़ा. तो अगर कुछ खा रहे हो तो उसके टेस्ट को इतना एंजॉय करो जैसे कि कल आपके पास ना ये स्मेल होगी और ना ये टेस्ट होगा. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस. अपने हर सेंस का खूब इस्तेमाल करो. ग्लोरी इन ऑल द फैसेट्स ऑफ प्लेजर and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides. प्रकृति ने आपको जो जो दिया है हर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, उसके हर एस्पेक्ट को, उसके हर पहलू को, उसकी सुंदरता को एंजॉय करो, उसका आनंद लो, उसको महसूस करो. बट ऑफ ऑल द सेंसेस, और अब इन सब सेंसेस के बाद आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, कि कुछ देख पाना सबसे ज़्यादा इंजॉयबल है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये हेलन केलर की स्टोरी है. सेक्शन है लेट्स डिस्कस. वर्क इन पेयर्स. अब आप अपने क्लास में, ग्रुप्स में, पेयर्स में काम करो. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू फ्रॉम द वंस गिवन बिलो. हमें ट्रू स्टेटमेंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं. द ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग. ऑथर ये एक्सप्रेस करती है कि वो चाहती है कि वो पूरी दुनिया को सुन सकती, तो ऐसा नहीं है. शी वॉज नॉट डेफ. वो देख नहीं सकती थी. शी वॉज ब्लाइंड, सो शी हैड अ डीप लॉन्गिंग टू सी. सो दिस इज फॉल्स. Second is, the author would like exploring the city only to observe how people are suffering. ऑथर शहर देखना चाहती थी ये जानने के लिए कि लोग किस तरह से वहाँ परेशान होते हैं. तो नो, दिस इज़ रॉन्ग. वो सब कुछ देखना चाहती थी, लोगों का सफरिंग, लोगों की प्लेजर, उनका बिजनेस, एवरीथिंग शी वांटेड टू सी. Number 3 is, the author would spend the first day seeing the people whose kind-heartedness and friendship have enriched her life. ऑथर फर्स्ट डे उन लोगों को देखना चाहती थी जिनके साथ वो रहती है, जो उसके दोस्त हैं और जिनके दया से और जिनकी सपोर्ट से उसकी लाइफ में कुछ मीनिंग है. तो येस, दैट इज ट्रू. फोर्थ इज, द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट इवन इन 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग. ऑथर ये मानती है कि इन 3 days में जब उसके पास साइट होगी वो सब कुछ तो नहीं देख पाएगी. तो दैट इज ट्रू. Fifth is, the author feels that everyone can find the greatest joy merely by the sense of touch. ऑथर ये मानती है कि आप किसी चीज़ को टच करके ही उसके बारे में ग्रेटेस्ट जॉय, बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो. यू कैन फील इट. सो इट इज़ फॉल्स. शी वॉन्ट्स कि उसे ऐसा लगता है, लेकिन बाकी लोग जो देख सकते हैं उनके पास ग्रेटेस्ट जॉय है. Sixth is, the author advises those who can see to appreciate every moment as if they might lose their senses tomorrow. ऑथर ये कहती है कि जो लोग देख सकते हो, हर चीज़ को अप्रिशिएट करो, हर मोमेंट को अप्रिशिएट करो जब तक आप देख सकते हो, शायद कल ऐसा ना हो. दैट इज़ ट्रू. Seventh is, on the third day, तीसरे दिन, the author would like to observe people in their daily lives and understanding their experiences. थर्ड डे ऑथर चाहती है कि वो लोगों को देखे कि वो किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं और वो क्या महसूस करते हैं, उनके क्या अनुभव हैं. तो दैट इज़ ट्रू. सेकेंड इज,
Complete the table given below with what Helen Keller wanted to do on 3 days if she had sight. ये टेबल हमें कंप्लीट करना है बेस्ड ऑन अगर हेलन केलर के पास 3 दिन होते देखने के लिए तो वो क्या क्या करना पसंद करती, उसके प्रायोरिटीज़ का ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि डे 1 में आपको बताया गया है कि वो क्या करना चाहती थी, टू सी द पीपल, नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। वो लोगों को देखना चाहती थी, अपने कंपेनियंस को, अपने फैमिली को और उनके फेसेस को फील करना चाहती थी। डे 2 अराइज विद द डॉन, सुबह उठना चाहती थी। सीइंग हाउ नाइट टर्न्स इनटू द डे, वो ये देखना चाहती थी कि किस तरह से रात दिन में बदल जाती है। एंड गोइंग टू म्यूजियम, और वो म्यूजियम जाना चाहती थी टू सी कि हाउ ह्यूमन काइंड हैज़ प्रोग्रेस्ड, कि इंसान ने किस तरह से प्रोग्रेस किया है हिस्ट्री और अब के कंपैरिजन में। डे 3 पर अगेन शी वॉन्टेड टू अराइज विद द डॉन, वो फिर से सुबह उठना चाहती थी जल्दी। और उसके बाद शी वॉन्टेड टू सी द पीपल, तो गोइंग टू सिटी, वो शहर जाना चाहती थी। ऑब्जर्विंग पीपल एंड देयर इमोशंस, वो चाहती थी कि वो लोगों को एक तरफ खड़े होकर देखे और उनके एक्सप्रेशंस को, उनके डेली लाइफ को ऑब्जर्व करे, उनके सॉरोज, उनके हैप्पीनेस को ऑब्जर्व करे। तो डे 3 वो इस तरह से प्लान करना चाहती थी। Let's come to the third section. The author says that you need eyes to be able to see द ट्रू सेल्फ ऑफ अ पर्सन। ऑथर ने बोला है कि अगर आप किसी इंसान का सही रूप देखना चाहते हो तो आपको उसकी आंखों में देखना चाहिए। देयरफॉर शी रेफर्स टू द आई एज विंडो ऑफ द सोल, और इसीलिए वो कहती है कि आंखें आपके मन की खिड़की होती हैं। हाउ इज द नैरेटर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन, लेकिन अब जो नैरेटर है, जो हेलन केलर है, उसके पास तो आंखें नहीं हैं, तो बिना आंखों के वो किस तरह से लोगों की फीलिंग्स को समझ पाती है। सो द आंसर कैन बी हेलन केलर कैंट सी, हेलन केलर देख नहीं सकती। सो शी ऑब्जर्व द फीलिंग्स ऑफ पीपल, इसीलिए वो लोगों की भावनाओं को समझती है बाय लिसनिंग टू देयर लाफ्टर, उनकी हंसी को सुनकर, सॉरो एंड अदर इमोशंस, और उनके बाकी इमोशंस को सुनकर वो समझ सकती है। शी टचेज विद फिंगर टिप्स, वो अपनी उंगलियों से चीजों को छूती है, लोगों को छूती है। एंड कम्स टू नो अबाउट पीपल, और इसी से उसे लोगों के बारे में इतनी समझ आती है। नेक्स्ट इज लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है हेलन केलर के राइटअप से। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, इसको पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमें आंसर करना है। आई फील द डेलिकेट समरी ऑफ अ लीफ, मैं पत्तियों की नाजुक डिटेल को, नाजुक सिमेट्री को भी महसूस कर सकती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, मैं किसी कोमल पेड़ के ऊपर प्यार से हाथ फिरा करके उसको महसूस कर सकती हूँ, उसकी मुलायम स्किन को महसूस कर सकती हूँ, और महसूस कर सकती हूँ कि पाइन का बार्क, पाइन का तना कितना रफ होता है, उस पर थोड़े थोड़े रुएं होते हैं, ये सब मैं उन्हें छू करके महसूस कर सकती हूँ। इन स्प्रिंग, बसंत में, आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज होपफुली, मैं इस उम्मीद में पेड़ की टहनियों को छूती हूँ। इन सर्च ऑफ अ बर्ड, कि मुझे कोई कली मिल जाएगी। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, जो कि पहला साइन है प्रकृति के जागने का, आफ्टर हर विंटर्स स्लीप, जब वो सर्दियों में सोने के बाद उठती है। ओकेजनली, अक्सर, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, मैं प्यार से अपना हाथ किसी पेड़ के, छोटे पेड़ के ऊपर रखती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, और मुझे चिड़िया के गाने में वो कंपन महसूस होता है, वो खुशी वाला कंपन महसूस होता है। So the question based on this is first one, what does the delicate symmetry of a leaf symbolize? Delicate symmetry का meaning यहाँ पर क्या है? इसका meaning है delicate symmetry means the details of the shape that keeps the shape of a leaf. वो पत्तियों के आकार को समझ सकती है कि इसका शेप कैसा है, ये किस तरह से किनारों से कटी हुई है, वही है delicate symmetry. A leaf is symmetric फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, कोई भी लीफ आप देखोगे किसी भी पेड़ की, वो हमेशा एक सिमेट्री में होती है। जैसे कि अगर एक लीफ इस तरह से है लेफ्ट साइड में, तो वो दूसरी तरफ भी इसी तरह से होगी। तो यही नेचर की सिमेट्री है जो हेलन केलर छू करके समझ पाती है। इसी एक्सट्रैक्ट पर बेस सेकेंड पार्ट, लिस्ट 2 phrases फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट से हमें 2 फ्रेज बताने हैं दैट डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द नेचर, जो नेचर में
ऑब्जेक्ट के, उन चीज़ों के टेक्सचर कि वो छूने पर कैसे लगते हैं उसके बारे में बताते हैं। दीज आर द फ्रेजेस। फर्स्ट वन इज स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्ड, एक छोटे नाजुक पेड़ की स्किन को वो छूती है तो वो उसे स्मूथ लगती है। रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, ये दो फ्रेजेस हैं जिसमें टेक्सचर की बात की गई है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। द फ्रेज अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर्स स्लीप, ये जो फ्रेज इस पैराग्राफ में हमें मिला है कि प्रकृति जागती है अपने सर्दियों के नींद के बाद, इससे क्या रेफरेंस मिलता है, क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो इसके बारे में बात हो रही है कि ट्रीज हैविंग न्यू बर्ड्स आफ्टर विंटर इज ओवर। विंटर में जब सारे पेड़ सूखने लगते हैं, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, कोई फूल नहीं दिखाई देता है, उसके बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है तो एकदम से प्रकृति हरी भरी हो जाती है। ये हमें छोटी छोटी कलियां देखने को मिलती हैं, गार्डन्स में फूल आ जाते हैं, तो उसी को कंपेयर किया गया है कि वो नींद के बाद उठती है तो एकदम खिली खिली उठती है। फोर्थ पार्ट इज व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में राइटर की टोन कैसी है, राइटर किस तरह से बातें कर रही है? तो नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक मतलब होता है कुछ याद करके बात कर रही है, तो दैट्स नॉट ट्रू। प्राउड, वो बहुत प्राउड है, ऐसा भी नहीं है। एडमायरिंग, वो एडमायर कर रही है, वो सराहना कर रही है कि प्रकृति ने कितना कुछ दिया है, तो यस उसका टोन है एडमायरिंग। सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेटरी होता है जब कुछ अचीवमेंट करते हैं और उसके लिए सेलिब्रेशन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सो सी पार्ट इज योर आंसर। नाउ सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. अगले दिन मैं जल्दी उठूंगी, सुबह के साथ उठूंगी और देखूंगी कि किस तरह से रात दिन में बदल जाती है, वो मैजिकल मोमेंट मुझे देखना है। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. मैं वो दृश्य देखना चाहूंगी जिस तरह से सूरज की किरणें पृथ्वी पर फैलती हैं और उसे जगाती हैं, वो जादुई दृश्य मैं देखना चाहूंगी। This day I should devote टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दिन मैं डिवोट करूँगी, ये दिन मैं जो एक्टिविटीज़ करूँगी उसमें मैं इस दुनिया के बारे में जल्दी जल्दी सब कुछ जानना चाहूँगी। पास्ट एंड प्रेजेंट, कि क्या इसका पास्ट था, क्या हिस्ट्री थी और अब क्या है। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, मैं चाहूँगी कि मैं इस बारे में जानूँ कि किस तरह से इंसान ने तरक्की की है हिस्ट्री से लेकर के अब तक, और इसके लिए मैं म्यूजियम जाऊँगी। Now first is the word thrilling has been used with miracle. Thrilling को miracle के साथ में यूज किया गया है, यहाँ पर है thrilling miracle. Which of the following words does not match with the word thrilling? अब इनमें से कौन सा वर्ड है जो thrilling के मीनिंग से मैच नहीं करता है, thrilling के साथ में यूज नहीं किया जा सकता है? Thrilling experience, तो ये यूज किया जा सकता है। Thrilling का मीनिंग हिंदी में होता है रोमांच, एडवेंचरस, तो thrilling experience हो सकता है। Thrilling tale, दैट मीन्स ऐसी कहानी जिसको सुन करके आपको उत्सुकता हो, तो यस वो हो सकता है। नॉलेज इज़ नॉट थ्रिलिंग, नॉलेज बहुत ही पीसफुल एक एक्टिविटी है। एंड एडवेंचर, थ्रिलिंग एडवेंचर भी हो सकता है, तो यहाँ पर नॉलेज है जो थ्रिलिंग के साथ में नहीं जाता है। सो दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड इज वाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ? राइटर अर्थ को सोई हुई अर्थ कह करके क्यों रेफर करती है? एट नाइट अर्थ इज कवर्ड इन डार्क, रात के समय धरती पर अंधेरा होता है। व्हेन द फर्स्ट रे ऑफ सन टचेज द अर्थ, जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग द लाइट, उससे रोशनी फैलने लगती है। एंड फील्स लाइक अर्थ इज वेकिंग अप आफ्टर अ स्लीप, और उससे ऐसा लगता है कि जैसे धरती एक नींद के बाद में उठ रही है। हियर द ऑथर इज ह्यूमनाइजिंग द अर्थ, अब पृथ्वी तो सोती जागती नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम सोते हैं जागते हैं, उससे कनेक्ट करने के लिए ऑथर ने यहाँ पर अर्थ को ह्यूमनाइज कर दिया है, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से दिन और रात बदलते हैं। तो ये ह्यूमनाइजिंग है, पर्सनिफिकेशन ऑफ अर्थ है। थर्ड एक्टिविटी इज कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, एक रीजन देना है। For the writer wishes to dedicate the day to a brief look at the present and past world. राइटर ने पूरा एक दिन इसके लिए चुना है कि वो वर्ल्ड के, दुनिया के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जल्दी जल्दी जानना चाहेगी। बिकॉज, क्योंकि, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है
शी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है, हाउ द ह्यूमन काइंड हैज़ प्रोग्रेस्ड ओवर द ईयर्स, कि किस तरह से अब तक ह्यूमन काइंड ने प्रोग्रेस की है, वो उसे जल्दी जल्दी जानना है, तो इसीलिए वो एक दिन डेडिकेट करना चाहती है। फोर्थ इज, वाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट, राइटर ने इतनी बार शुड क्यों यूज़ किया है इस पैराग्राफ में। आप देखोगे कि हर एक सेंटेंस में उसने शुड यूज़ किया है, यहाँ भी शुड है, नेक्स्ट सेंटेंस में भी शुड है, उसके बाद थर्ड सेंटेंस है वो भी शुड है, फोर्थ सेंटेंस है वो भी शुड है। इस सेंटेंस में ट्वाइस शी हैज़ यूज शुड। इतना बार उसने शुड किस लिए यूज़ किया है अपने राइटअप में, तो ऐसा इसलिए है, द राइटर इज इमेजिनिंग, राइटर अब ऐसा कह नहीं रही है कि ऐसा होगा, वो इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है कि काश ऐसा होता। तो अगर ऐसा होता, इफ़ शी वर हैविंग आइज, कि उसके पास आंखें होती, वॉट शी शुड बी डूइंग, तो वो क्या कर रही होती। ये रियल में नहीं होने वाला है, ये उसकी कल्पना है। तो उस कल्पना में वो जो भी कह रही है, जो भी लिख रही है, वो वही कह रही है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर पाती। इसीलिए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, उसने बार बार शुड का यूज़ किया है, क्योंकि वो इमेजिन कर रही है, आंखें नहीं हैं। दैट्स वाई शुड हैव बीन यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन दिस एक्सट्रैक्ट, इसीलिए इस एक्सट्रैक्ट में शुड को इतनी बार यूज किया गया है। सेकेंड एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस हैं जो हेलन केलर के टेक्स्ट पर बेस हैं, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट वन इज, द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग। छूने से आप चीज़ों के बारे में वो जान सकते हो जो आप उसे देख करके और सुन करके जान सकते हो। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप क्या समझते हो इस सेंटेंस के बारे में, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। सो द आंसर कैन बी, वी नीड आईज एंड ईयर्स टू डिफ्रेंशिएट, हमें आंखें चाहिए, हमें कान चाहिए, किस लिए, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। डिफरेंशिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग चीज़ों को हम किस तरह से समझ सकते हैं उन्हें देख करके। किसी की शेप अलग होती है, किसी से साउंड अलग आती है, तो हम देख सुन करके अलग अलग चीज़ों को पहचान सकते हैं। वी नीड आईज एंड ईयर्स टू डिफरेंशिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, बट लेकिन देर आर फ्यू, कुछ लोग ऐसे हैं, हु कैन नॉट सी और हियर, कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। दे हैव टू डिपेंड ऑन देयर अदर सेंसेस। अब क्योंकि वो देख सुन नहीं सकते, तो उनके जो बाकी सेंसेस हैं, जैसे कि किसी चीज़ को छूना, किसी चीज़ को चख कर देखना या फिर सूंघ कर देखना, इन सेंसेस के सहारे से वो इन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो दे यूज़ देयर अदर सेंसेस इन ऑर्डर टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड। सो इसीलिए दे यूज़ फिंगर टिप्स टू टच, वो अपने फिंगर टिप्स को यूज़ करते हैं। अब हर चीज़ को तो सूंघ कर और चख करके नहीं देख सकते, तो सबसे ज़्यादा वो क्या कर पाते हैं, हर चीज़ को वो छू करके उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसीलिए दे यूज़ फिंगर टिप्स टू टच एंड गेट अ फील ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, वो छू करके उन चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं। फॉर देम, उनके लिए सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग, उनके लिए चीज़ों को छू कर के समझना ही उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारे लिए किसी चीज़ को देखना और सुनना। तो दैट इज़ योर सजेस्टेड आंसर। सेकेंड इज, वाई डज द ऑथर बिलीव दैट द सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल। ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि देख पाना सबसे अच्छी चीज़ है किसी के लिए। द ऑथर हेलन केलर कैंट सी, ऑथर हेलन केलर देख नहीं सकती, एंड फील्स, और उसे ऐसा लगता है, दैट सीइंग थिंग्स कैन गिव अ डिफरेंट व्यू ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, की कुछ देख करके हम लोगों के बारे में और अपने आसपास की चीज़ों के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, उन्हें अलग तरह से समझ सकते हैं। अब क्योंकि हम देख सकते हैं तो हमें हर चीज़ को छूने की या उसे सूंघने की ज़रूरत नहीं होती है, हम देख करके ही पता लगा सकते हैं किसी का नाम क्या है। लेकिन जहाँ आंखें नहीं होती वहाँ छू करके हमें पता करना है। शी हैज़ टू टच एंड फील, इसीलिए उसे हर चीज़ को छूना है, महसूस करना है, इन ऑर्डर टू नो एंड रिकॉग्नाइज इट, उस चीज़ को जानने के लिए और उसे पहचानने के लिए, विच इज़ नॉट वेरी ईजी एंड क्विक, और इस प्रोसेस में टाइम लगता है। आप किसी चीज़ को तभी छू सकते हो जब वो आपके पास आए, आप किसी चीज़ को तभी समझ सकते हो, किसी की आवाज़ आप तभी सुन सकते हो जब वो आपके पास में हो ज़्यादा। लेकिन
अगर आप देख पाते हो तो आप किसी को दूर से भी पहचान सकते हो। तो यही हेलन केलर कहती है कि ये एक ब्लेसिंग है। दैट्स वाई शी बिलीव्स दैट सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल। इसीलिए वो कहती है कि देख पाना सबसे अच्छी ब्लेसिंग है। थर्ड क्वेश्चन इज, how might the author's opinion on making the most of our senses guide us to be kinder towards people with special abilities? ऑथर ने बोला है कि जो भी आपके सेंसेस हैं आप उनको इंजॉय करो, उनका मैक्सिमम यूज़ करो। तो इससे हमें किस तरह से गाइडेंस मिलती है उन लोगों के लिए जो देख सुन या किसी और डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। सो द सजेस्टिव आंसर कैन बी, it gives a feel that people who do not have all the senses have a different view about everything. इससे हमें महसूस होता है, पता चलता है कि वो लोग जिनके पास सारे सेंसेस इस तरह से नहीं हैं जैसे नॉर्मली लोगों के पास होते हैं, उनका हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है। हम who have all the senses, जिनके पास सारे सेंसेस हैं, may never come to know what people with disabilities go through. हम कभी शायद समझ भी नहीं सकते कि जो लोग इस डिसेबिलिटी के साथ में जीते हैं वो किन किन चीज़ों से गुजरते हैं इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हमारी तरह नॉर्मल बिहेव करने के लिए, हमारी तरह नॉर्मली एक हिस्सा बनने के लिए वो क्या क्या संघर्ष करते हैं। हेलन केलर हैज़ टॉट अस, हेलन केलर ने हमें सिखाया है टू फील फॉर्चुनेट, कि हमें ये मानना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं विद वॉट वी हैव, कि हमारे पास इतना कुछ है, एंड हेल्प पीपल हु आर नॉट एज एबल एज अस, और हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो हमारी तरह सारे सेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दैट्स हाउ हेलन केलर हैज़ गाइडेड अस। इस तरह से उसने हमें गाइड किया है कि उन लोगों के लिए जिनके पास ये इस तरह से कुछ भी डिसेबिलिटी है, हम किस तरह से उनके लिए अलग भावनाएं रख सकते हैं। Question number 4 is, what is the significance of imagining the loss of a sense according to the author? Author के according अगर कोई देख नहीं सकता तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सोच पाना कि कोई देख नहीं पाएगा, इसका किसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अकॉर्डिंग, इमेजिनिंग द लॉस ऑफ सेंस, कुछ ना देख पाना, ये सोचना कि हम कुछ नहीं देख पाएंगे, इसका मीनिंग है दैट द थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड, कि जो चीज़ें हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये तो सबके पास होती है, जैसे कि आँखें हम सोचते हैं कि सभी के पास होती है, सभी देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम इतना वैल्यू नहीं करते, मे नॉट बी देयर विद अस टुमारो, कि अगर ये हमारे पास कल नहीं रही एबिलिटी, एंड देन वी मे फील, तब हमें पता चलेगा दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट, कि ये जो हमने खो दिया है ये कितना इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। अगर आज हम देख सकते हैं और कल कुछ ऐसा होता है कि नहीं देख पाएँ, तो हमें अपनी आँखों की इम्पॉर्टेंस पता चलेगी। दिस मेक्स अस टू वैल्यू एवरीथिंग वी हैव एंड फील हैप्पी विद इट, और इससे हम ये जान सकते हैं, हम ये महसूस कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास है हम उसका यूज़ करें, उसको इंजॉय करें और अपने आप को फॉर्चुनेट समझें, खुश हों ये जान करके कि हमारे पास ये सब है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंसेस? ऑथर किस तरह से लोगों को एनकरेज करती है कि उनके जो रोज़ के अनुभव हैं, जो वो अपने सेंसेस से गेन करते हैं, सूंघने, देखने, सुनने से गेन करते हैं, उन्हें वो किस तरह से और अपने लिए बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो द सजेस्टिव आंसर इज, द ऑथर एनकरेजेस पीपल टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर सेंसेस। ऑथर एनकरेज करती है कि लोगों को अपने सेंसेस का बेस्ट यूज़ करना चाहिए। शी आस्क्स टू अप्रिशिएट, वो ये कहती है कि आप अप्रिशिएट करो द सेंसेस वी हैव, उन सभी सेंसेस को जो हमारे पास हैं, एंड द एबिलिटीज़, और उनके साथ जो हम कर सकते हैं, दैट कम विद दो सेंसेस। वी कैन सी विद आइज, हम आँखों से देख सकते हैं, स्मेल विद नोज, नाक से सूंघ सकते हैं, टेस्ट विद टंग, टंग से, जीभ से स्वाद चख सकते हैं, हियर विद ईयर्स, कानों से सुन सकते हैं, एंड फील विद टच, और किसी चीज़ को छू करके उसे महसूस कर सकते हैं। बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हु मे नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस एट ऑल, जो शायद ये सब कभी महसूस ही ना कर सकें। सो वी शुड अप्रिशिएट आवर एबिलिटीज़, और इसीलिए हमें अपनी योग्यताओं को, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। तो इसीलिए वी शुड मेक मोस्ट ऑफ दैट।
Question number 6 is, what do the author's choice for the 3 days tell us about her values and priorities? इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से हेलन केलर ने ये टाइम टेबल बनाया कि वो डे 1 पर क्या करेगी, अगर उसके पास आंखें हों वो क्या देखना पसंद करेगी, डे 2 पर क्या देखना पसंद करेगी और डे 3 वो किस तरह से बिताना चाहेगी। तो उसने एक लिस्ट बनाई है इस तरह से कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये एक्टिविटीज़ करूँगी। तो इससे हमें हेलन केलर की पर्सनैलिटी, उसके वैल्यू सिस्टम और उसकी प्रायोरिटीज, दैट मीन्स वो किस तरह से अपना जीवन जीती है, इसके बारे में क्या पता चलता है। सो द सजेस्टिव आंसर इज, इट सेज दैट द ऑथर हु कैन नॉट सी, इससे पता चलता है कि ऑथर जो नहीं देख सकती इज़ वेरी काइंड, बहुत दयालु है, ऑनेस्ट ईमानदार है, एंड रिस्पेक्टफुल और बहुत सम्मान करती है, उसके अंदर बहुत सम्मान है टुवर्ड्स द नेचर, प्रकृति के लिए। द वे शी हैज़ प्लान्ड 3 days, जिस तरह से उसने 3 दिन ये प्लान किए हैं, शोज़, ये बताता है दैट शी प्रायोरिटाइज फैमिली, कि वो अपने परिवार को और अपने कंपेनियंस को, एंड रिलेशनशिप्स ओवर एनीथिंग, कि वो अपने परिवार और अपने संबंधों को सबसे ऊपर रखती है, क्योंकि सबसे पहले वो उन्हीं को देखना चाहती है। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी वॉन्ट्स टू बी एडुकेटेड, वो जानना चाहती है अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में, एंड ह्यूमन काइंड और मैन काइंड के बारे में कि किस तरह से प्रोग्रेस हुई है, किस तरह से ये दुनिया हिस्ट्री से आज यहाँ तक पहुँची है। एंड शी इज़ एम्पैथेटिक, और उसके अंदर एम्पैथी है, दैट मीन्स वो दूसरों की भावनाओं को समझती है। एंड कंपैशनेट, और वो उनसे जुड़ सकती है, वो दूसरों की भावनाओं को समझती है, उनका सम्मान करती है और उन्हें महसूस कर सकती है। तो ये है इसका सजेस्टिव आंसर, एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट। ये वर्ड्स हैं जो किसी की भी पर्सनैलिटी को लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। So this is your answer. Now the activity is about sensory words. Sensory words जो ये describe करते हैं कि आपने अगर senses को use किया है तो आपको कैसा feel हुआ है, उस आप किस तरह से describe करोगे। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ देख करके कहते हो कि beautiful, that means वो आपने आँखों से देखा है, तो beautiful भी यहाँ पर एक sensory word हो जाएगा। कॉलम 1 में हमें बताया गया है कि कौन से सेंसेस हमने यूज़ करने हैं, कॉलम 2 में उससे रिलेटेड एक सेंसरी वर्ड हमें दिया गया है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद सेंसरी वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 2 फॉर द 5 सेंसेस इन कॉलम 1। कॉलम 2 में सेंसरी वर्ड दिए गए हैं और हमें कॉलम 3 में कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पर ऐड करने हैं। जैसे कि वॉट यू सी, आपने कुछ देखा तो आपको लग सकता है कि ये कलरफुल है, कलरलेस है, तो दैट इज सेंसरी वर्ड। वॉट यू हियर, जैसे कि म्यूज़िक, म्यूज़िक आप सुनते हो और सुन करके आपको कभी कभी लगता है कि बहुत नॉइज़ी है, तो आप वो डिस्क्राइब कर रहे हो जो आपने सुना है, तो नॉइज़ी भी यहाँ पर सेंसरी वर्ड हो जाएगा। वॉट यू स्मेल, स्मेल के लिए आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे। आप कभी कभी सोचते हो कि ये खुशबू कितनी अच्छी है, तो एरोमेटिक, एरोमा, इस तरह के वर्ड्स आप ये एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हो। वॉट यू टेस्ट, आप कुछ टेस्ट करते हो, उसका स्वाद आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो आप ये भी कह सकते हो स्वीट है, सावर है, सॉल्टी है, तो ये सब सेंसरी वर्ड्स हैं। वॉट यू फील, आप कुछ महसूस करते हो, जैसे कि रफ एक सेंसरी वर्ड है, ये आपको टेक्सचर बता रहा है जब आप किसी चीज़ को टच करते हो। इसी तरह से आप बता सकते हो कि ये ब्रोकन है, अगर कोई चीज़ टूटी हुई है और आप छू करके बताते हो। और आप बता सकते हो कि ये बम्पी है, जो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तो दैट इज़ बम्पी। तो दीज ऑल आर सेंसरी वर्ड्स। Let's move on to part 2. Read the following sentences from the text and underline the verbs. ये sentences हैं, हमें verb को underline करना है। I should divide the period into 3 parts. अब इसमें डिवाइड मेन वर्ब है जो आपको बता रहा है कि करना क्या है, और शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। तो शुड एंड डिवाइड ये दोनों साथ में वर्ब हैं। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी, अब यहाँ पे सी वर्ब नहीं है, यहाँ पर वॉन्ट वर्ब है, आई शुड वॉन्ट, और उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका मॉडल वर्ब साथ में आता है, तो ये शुड हो जाता है, आई शुड वॉन्ट। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज, तो यहाँ पर शुड अराइज ये वर्ब हो गया है। आई शुड behold, सो behold यहाँ पर वर्ब है। सो दीज कॉम्बिनेशंस जो आपने अभी देखे हैं, दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। एक इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब हो गया है, जैसे कि डिवाइड मेन वर्ब है, वांट मेन वर्ब है, अराइज मेन वर्ब है, और behold ये मेन वर्ब्स हैं। लेकिन साथ में जो शुड है, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब कह रहे हो, ये वर्ब्स हैं सजेस्टिव वर्ब्स, सजेस्टिव
दैट मीन्स ये आपको कुछ सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है आई शुड डिवाइड, मुझे बांटना चाहिए। तो यहाँ पर एक सजेशन है, मुझे ऐसा करना चाहिए। आई शुड वॉन्ट, मुझे ये चाहना है। आई शुड अराइज, मुझे उठना चाहिए। आई शुड बहोल्ड, मुझे वो सीन देखना चाहिए। तो इस तरह से ये जो चाहिए वर्ड आ रहा है हर सेंटेंस में, शुड जो आ रहा है, दैट इज अ सजेस्टिव वर्ब, सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो वर्ब यूज होते हैं ये होते हैं जब आपको कोई काम करना चाहिए, जब किसी काम की पॉसिबिलिटी हो कि ये शायद इस तरह से हो, या आपको किसी से परमिशन लेनी हो, या आप ऐसा सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इन सब सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए इंग्लिश में आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो वो मॉडल वर्ब जैसे कि शुड, कैन, कुड, मे, इस तरह से हैं। एक्सरसाइज करके और आपको समझ में आ जाएगा। Let's go for the exercise. Identify the modal verbs in the following sentences. Sentences दिए गए हैं, हमें modal verb यहाँ पर पहले identify करना है और identify करने के बाद choose the functions, हमें ये भी बताना है कि ये क्या express कर रहे हैं। Choose the function they express from these given in the box below. यहाँ box में कुछ expression है जैसे कि possibility, that means ऐसा हो सकता है। necessity, that means ऐसा ही होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना कि क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो। एबिलिटी, अपनी एबिलिटी दिखाना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मॉरल ऑब्लिगेशन इज, जैसा आपको इन अ राइट मैनर करना चाहिए। तो ये और सेंटेंसेस में आपको समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेंटेंस है यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, आप इस एक्सपीरियंस से बहुत सीख सकते हो। तो सीख सकते हो दैट मीन्स आप ऐसा कर सकते हो। तो कैन लर्न ये आपकी एबिलिटी को दिखा रहा है, तो दिस इज एबिलिटी। ये सेंटेंस नंबर 1 में एबिलिटी आएगा। सेकंड इज दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक। अब इसमें मॉडल वर्ब हो गया है माइट एंड मेन वर्ब हो गया है अराइव, और इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ है कि वो ट्रैफिक की वजह से लेट आ सकते हैं। अब आ सकते हैं, माइट अराइव, ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो दिस इज नंबर 2। देन कम सेंटेंस 3, शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। अब इसमें मस्ट है मॉडल और फिनिश है मेन, ये वर्ब्स हो गए हैं। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसे डिनर से पहले अपना होमवर्क खत्म करना होगा। तो ये एक कंपल्शन है, ऐसा उसे करना ही होगा, नेसेसिटी है। सो दिस इज सेंटेंस नंबर 3, नेसेसिटी। देन कम्स नंबर 4, दे आउट टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक। आउट टू अपोलोजाइज, अब इसमें मॉडल हो गया है आउट टू एंड मेन वर्ब हो गया है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना। सो दे आउट टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक, उन्हें अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो अब ये माफी मांगनी चाहिए, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये है मॉरल ऑब्लिगेशन। दैट मीन्स उन्हें इन राइट मैनर ऐसा करना चाहिए, ये एक अच्छा बिहेवियर होगा अगर अपनी गलती के लिए माफी मांग ली जाए। तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन नंबर 4। नंबर 5 इज ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज। लास्ट में प्लीज वर्ड है, तो दैट मीन्स ये रिक्वेस्ट है। वर्ब क्या है, अब देखो मॉडल वर्ब हो गया है वुड एंड मेन वर्ब हो गया है लाइक। तो वुड लाइक, वो ऐसा चाहता है। तो अब इसमें क्या है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। सो दिस इज नंबर 5। आई होप आपको अब मॉडल वर्ब समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी पर बेस्ड है, एक्टिविटी 4। रीड द सिचुएशंस इन कॉलम 1, कॉलम 1 में सिचुएशंस दिए गए हैं, एंड फंक्शंस इन कॉलम 2, और उस सेंटेंस से रिलेटेड आपको फंक्शन दिया गया है कॉलम 2 में। कॉलम 3 में वो वर्ड्स दिए गए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और कॉलम 4 में वो सेंटेंसेस हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 3, और हमें ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि कॉलम 1 में फर्स्ट सिचुएशन है यू वॉन्ट टू लीव वर्क अर्ली, आपको काम से जल्दी जाना है। तो अब इसके लिए आपको परमिशन चाहिए। अगर आपको स्कूल से जल्दी जाना होता है तो आप टीचर से, प्रिंसिपल से परमिशन लेते हो, तो अब आपको परमिशन चाहिए, और परमिशन के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है मे। सो द आंसर विल बी मे आई लीव अर्ली टुडे इफ़ आई फिनिश ऑल माई टास्क। अगर मैं अपने सारे काम खत्म कर दूँ तो क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ, तो मे विल बी द वर्ड हियर।
सेकेंड इज यू हैव एन इम्पॉर्टेंट डेडलाइन टुमारो, आपको कल कुछ सबमिट करना ही है, जैसे कि होमवर्क एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको अब आ गया है कि ये कल ही सबमिट करना है, तो दिस इज एन ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, ये करना ही है। तो अब इसमें क्या होगा, आई मस्ट फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो, यहाँ पर मस्ट आ जाएगा। देन कम सिचुएशन 3, योर फ्रेंड इज थिंकिंग वेदर टू ज्वाइन आर्ट क्लास, आपका फ्रेंड सोच रहा है कि उसको आर्ट क्लास ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है और एडवाइस उसको देनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्ड कौन सा यूज करेंगे, वी विल यूज शुड। यू शुड कंसीडर ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ये डिसीजन लेने से पहले तुम्हें सारे फायदे और नुकसान सोचने चाहिए, तो ये एडवाइजिंग है। देन सिचुएशन 4, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में काले बादल देख रहे हैं, तो अब पॉसिबिलिटी रेन की हो सकती है। नाउ सेंटेंस इज इट एंड देन रेन लेटर टुडे, तो हमारा इसमें फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा इट माइट, ये पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इट माइट रेन लेटर टुडे। फिफ्थ इज आस्किंग समवन टू पास द सॉल्ट एट द डिनर टेबल, आप डिनर टेबल पर किसी से कहते हो कि मुझे नमक दे दो, तो वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, तो व्हाट इट विल बी, वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज। देन कम्स नंबर 6, एडवाइजिंग समवन टू अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक, किसी को ये एडवाइस करना कि तुमने गलती की है, तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, यू शुड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक यू मेड। डिसाइडिंग वेयर टू गो फॉर पिकनिक, हम कहाँ जा सकते हैं पिकनिक के लिए, ये सजेशन देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स लिसन, तो एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है जो हमें सुननी है और उसके बाद में हमें ये स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स मार्क करना है। सो लेट्स गो टू द ट्रांसक्रिप्ट। 3 days to see चैप्टर पर बेस्ड ये ट्रांसक्रिप्ट है। एक कॉन्वर्जेशन हो रहा है अनुज और उसकी मदर के बीच में। अनुज सेज माँ वी हैव अ न्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट है तारा। शी इज़ क्वाइट टॉकेटिव एंड प्लेजेंट, वो बहुत बात करती है और बहुत अच्छी है। यू नो द राइटिंग इन हर बुक्स डजेंट लुक लाइक आर्स, आपको पता है उसकी बुक में जो राइटिंग है वो हमारी बुक जैसी नहीं है, इट्स डिफरेंट, ये अलग है। शी टोल्ड अस दैट इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, उसने हमें बताया कि ये ब्रेल है। Now mother says, it's great to know that your school has facilities to address the needs of the visually impaired. ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे स्कूल में ऐसी फैसिलिटी है कि जो लोग देख नहीं सकते उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। थैंक्स टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसके लिए जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट है उसका धन्यवाद। विच इज़ पेविंग द वे फॉर इंक्लूजन ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, जो ये रास्ता दिखा रही है कि किस तरह से हम उन लोगों को मेन स्ट्रीम में अपने साथ स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं जो देख नहीं सकते। नाउ अनुज सेज, ओह डिजिटल इंडिया, अरे हाँ डिजिटल इंडिया, दैट्स अबाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेट इजंट इट, क्या ये वो नहीं है जिसमें कंप्यूटर सिखाते हैं, कंप्यूटर आना चाहिए सबको। नाउ द मदर सेज, वेल डिजिटल इंडिया इज अबाउट मोर देन जस्ट इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल इंडिया इंटरनेट एक्सेस करने से बहुत ज़्यादा है। डिजिटल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि सबके पास इंटरनेट हो, ये उससे कहीं ज़्यादा है। इट एम्स टू इंक्लूड एवरीवन including people with disabilities by providing digital infrastructure and services. इसका उद्देश्य है कि वो सबको साथ में ले, चाहे वो लोग वो हों जिनमें कुछ डिसेबिलिटी हों, जिनके कुछ सेंसेस अच्छे से काम ना करते हों, जैसे कि कुछ लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको भी साथ में लेकर चलें। किस तरह से कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इस तरह के सर्विसेज बनाए जाएं कि हर कोई उसे यूज़ कर सके और बेनिफिट हो सके। फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए, इट मीन्स एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, इसका मतलब है कि उन्हें ऐसी हेल्पफुल टेक्नोलॉजी मिलेगी उनको जो हेल्प करेगी, लाइक स्क्रीन रीडर, जैसे कि स्क्रीन रीडर, वॉइस ओवर, इनेबल्ड स्मार्टफोन्स एंड ऐप दैट कैन मेक डेली एक्टिविटीज़ ईजियर। तो उन्हें स्क्रीन रीडर मिल जाएगा, उन्हें वॉइस ओवर ऐप मिल जाएंगे जो स्मार्टफोन्स में होते हैं और इससे उनकी डेली लाइफ ईजी हो जाएगी। किस तरह से? नाउ अनुज आस्क्स, ओह इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हाट इज स्क्रीन रीडर माँ, स्क्रीन रीडर क्या होता है? नाउ मदर एक्सप्लेन्स, आई न्यू यू वुड आस्क अबाउट इट, मुझे पता था कि तुम इसके बारे में पूछोगे। वेल, अ स्क्रीन रीडर इज अ
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट हेल्प्स पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, जो उन लोगों को हेल्प करता है जो ठीक से देख नहीं सकते हैं, यूज कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते लेकिन कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स को यूज कर सकते हैं। इट रीड्स आउट द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसे पढ़ता है, एंड प्रोवाइड्स ऑडियो फीडबैक, और उनको ऑडियो फीडबैक दैट मीन्स वो सुन सकें इस तरह से उनको बताता है। अनुज सेज दैट्स अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो तारा कैन यूज अ कंप्यूटर जस्ट लाइक वी डू, तो तारा बिल्कुल हमारी ही तरह से कंप्यूटर यूज कर सकती है। मदर सेज यस शी कैन, हाँ। नाउ अनुज सेज सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन देयर डेली लाइव्स, तो इसका मतलब तो हुआ कि उनकी डेली लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। नाउ मदर सेज इट सर्टेनली डज, हाँ ऐसा ही है। It ensures that people who are visually impaired can use digital services independently. ये पक्का करता है कि जो लोग देख नहीं सकते वो उन डिजिटल सर्विसेज को अपने आप से इस्तेमाल कर सकें। इंडिपेंडेंटली मीन्स उन्हें किसी और की हेल्प नहीं चाहिए। अगर उनके पास स्क्रीन रीडर है, वॉइस ओवर है, तो वो अपने आप से कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी की हेल्प के। दिस कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। किस तरह से? क्योंकि अब उन्हें हर टाइम कोई हेल्प नहीं चाहिए। इट ऑल्सो ओपन्स अप मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड्स लाइक IT, बैंकिंग एंड मोर, where they can work just efficiently like anybody else. इससे उन्हें और ज़्यादा जॉब्स के मौके मिलते हैं IT में, बैंकिंग में और भी कहीं जहाँ पर वो दूसरे लोगों की ही तरह काम कर सकते हैं। Now Anuj says wow, so that means people who are visually impaired can work and do things on their own. इसका मतलब हुआ कि जो लोग देख नहीं सकते ठीक से वो काम कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ के काम खुद से कर सकते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्कूल, मुझे अपने स्कूल पर गर्व है। किस लिए गर्व है? क्योंकि वो ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को इंक्लूड करता है एजुकेशन में। नाउ मदर सेज यस, हाँ, एंड दिस वे, और इस तरह से वी कैन इंश्योर, हम ये पक्का कर सकते हैं दैट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया रीच एवरीवन, हेल्पिंग दैम टू पार्टिसिपेट फुली इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। तो हम ये पक्का कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के बेनिफिट्स हर किसी तक पहुंचे और इससे उन्हें मदद मिलेगी जिंदगी के हर एरिया में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए। वो नौकरी कर सकते हैं, वो टीचर बन सकते हैं, वो अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से डिजिटल इंडिया मूवमेंट से उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। सो दिस वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन अनुज एंड हिज मॉम। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट इज अनुज फाइंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेल फैसिनेटिंग एंड वॉन्ट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। अनुज को ब्रेल का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा और वो उसके बारे में और जानना चाहता था, तो दैट्स ट्रू। Second is, mother is unsure of the school's efforts to include students with visual impairment. मदर को अच्छे से नहीं पता था कि स्कूल के क्या एफर्ट्स हैं, स्कूल क्या कर रहा है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो दिस इज फॉल्स, मदर को पता था कि स्कूल डिजिटल इंडिया मूवमेंट से हेल्प कर रहा है। थर्ड इज, अनुज इनिशियली थिंक्स दैट डिजिटल इंडिया इज ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज कंप्यूटर। अनुज शुरुआत में ये सोच रहा था कि डिजिटल इंडिया का मीनिंग है कंप्यूटर यूज करना सिखाना। तो दैट इज ट्रू, Anuj was thinking. Fourth is, mother believes that screen readers are very effective for persons who are visually impaired. मदर का ये मानना है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए स्क्रीन रीडर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। That's true. Next is, Anuj already knew that persons who are visually impaired can use computers and smartphones. Anuj पहले से जानता था कि जो लोग visually impaired हैं वो computers और smartphone use कर सकते हैं। तो that's false. उसने बाद में एक sentence बोला है कि इसका मतलब तो है कि तारा हमारी तरह computers use कर सकती है। So this stands for false. Sixth is, Anuj wants to know about the effectiveness of assistive technologies for person who are visually impaired. Anuj जानना चाहता था उन technologies के बारे में जो visually impaired लोग use कर सकते हैं। That's true. उसने पूछा what is screen reader. Seventh is, mother believes a right mindset is the best support for person who are visually impaired. मदर का मानना है कि हमारी ये सोच
कि हमें विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, यही सबसे बड़ी हेल्प है। तो येस, शी बिलीव दैट कि इंक्लूजन, उनको हर चीज़ में इंक्लूड करना, उस बारे में सोचना और उस पर एक्शन लेना, ये सबसे सही माइंडसेट है। तो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ लेट्स स्पीक। स्पीकिंग एक्टिविटी है। वर्क इन पेयर्स, इसके लिए आप अपने क्लास में पेयर्स बना सकते हो। टेक टर्न्स टू स्पीक फॉर अ मिनट, और 1 मिनट तक आपको बोलना है ऑन एनी ऑफ द सेंसेस दैट यू वैल्यू द मोस्ट। आप उस सेंस के बारे में बात करो जो आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज द गिवन प्रॉम्प्ट्स टू फ्रेम योर रेस्पॉन्स बिफोर स्पीक। आप ये यूज कर सकते हो प्रॉम्प्ट्स अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट द मोस्ट। मैं अपने देखने की सेंस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ और मानती हूँ। आर आइज डोंट ओनली सी द वर्ल्ड, हमारी आंखें केवल दुनिया को देखती नहीं हैं, बट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड फील इट, बल्कि हमें हेल्प करती हैं इसे समझने के लिए, इसे महसूस करने के लिए। आर आइज कैन सी डिफरेंट कलर्स, हमारी आंखें अलग अलग कलर देख सकती हैं, एंड डिफरेंट इमोशंस, और अलग अलग इमोशंस को पहचान सकती हैं। आइज कैन रिवील द ब्यूटी हिडन इन नेचर, हमारी आंखें प्रकृति में छुपी हुई सुंदरता को भी हमें दिखा सकती हैं। नाउ एक्सपीरियंस हमें ऐड करना है। आई विविडली रिमेंबर, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। विविडली का मीनिंग होता है बहुत अच्छी तरह से, डिटेल्ड में। आई विविडली रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ अ टाइगर इन द जंगल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब मैंने पहली बार जंगल में टाइगर देखा था। आवर फैमिली वेंट ऑन अ वेकेशन टू जिम कॉर्बेट पार्क, मेरी फैमिली जिम कॉर्बेट पार्क में वेकेशन के लिए गई थी। वी वेंट ऑन अ सफारी इन द मॉर्निंग टाइम, हम सुबह के टाइम सफारी पर गए। इट वॉज वेरी क्वाइट, सब कुछ बहुत शांत था। When I saw a tiger sipping water from a pond, जब मैंने देखा कि एक टाइगर एक तालाब से पानी पी रहा था। Its orange coat, इसकी स्किन जो ऑरेंज कलर की थी, striped with black lines, और उस पर ब्लैक लाइंस बने हुए थे। Looked like a low fire, एक धीमी आग जैसी लग रही थी। Its golden eyes were full of mystery and wild, उसकी आँखें, उसकी सुनहरी आँखें बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही थी कि कुछ सीक्रेसी है, और उसकी आंखों में वो वाइल्डनेस दिख रहा था। इट लुक मैग्निफिसेंट, ये बहुत अच्छा लग रहा था, जादुई लग रहा था, ग्रैंड लग रहा था। आई रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, उस दिन के बारे में मुझे हर चीज़ अच्छी तरह से याद है। बिकॉज माई आईज कैप्चर्ड इट इन डिटेल, क्योंकि मेरी आंखों ने हर डिटेल को कैप्चर किया। सो इसीलिए टू मी साइट इज़ वेरी पावरफुल, इसीलिए मुझे लगता है कि देखने की सेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एज इट शोज़ ब्यूटी, डेंजर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एवरी अदर थिंग, क्योंकि ये हमें बताती है कि क्या सुंदर है, क्या डेंजर है। किसी की हैप्पीनेस हम इससे देख सकते हैं, कोई परेशान है ये हम इससे देख सकते हैं, और इसके अलावा सभी कुछ हम अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आप इसी तरह से ईयर्स, अपनी हियरिंग सेंस को लेकर के कुछ लिख सकते हो, अपनी स्मेलिंग सेंस को लेकर के कुछ लिख सकते हो, अपने टेस्ट सेंस के लिए भी लिख सकते हो। तो यू कैन चूज एनी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट टू क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जिसमें हम किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में, या अपने किसी मेमोरेबल एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। एक पैराग्राफ होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बता पाएँ। नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब हमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्राइबिंग अ प्लेस दैट यू विजिटेड रिसेंटली। तो अभी आपने हाल में अगर कोई प्लेस देखा है, कोई नई जगह देखी है, तो उसके बारे में हमें लिखना है। यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं कि आप किस तरह से लिख सकते हो। इट स्मेल्ड लाइक द मिस्ट व्हेन वी एंटर्ड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये मिस्ट, नमी की स्मेल थी, पानी की अच्छी खुशबू थी जब हम जिम कॉर्बेट पार्क में घुसे। The dense forest is home to many species of birds, animals and plants. ये घना जंगल बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट्स के बहुत सारे प्रजातियों का घर है। Tall trees in the park seems like guarding the pathways. ऊंचे पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रास्ते को
गार्ड कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। हमने इसमें पर्सोनिफिकेशन भी ऐड कर दिया है। वी कुड हियर द एको ऑफ पीकॉक इन द डिस्टेंस, हम दूर से आती हुई मोर की आवाज़ का एको सुन सकते थे। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द जंगल इज़ वेरी क्वाइट, जंगल बहुत शांत था। एक्सेप्ट वी कैन सेंस सम मूवमेंट ऑफ द विंड, ऐसा लग रहा था कि केवल हवा है जिसका मूवमेंट हो रहा है, उसके अलावा सब कुछ बहुत शांत था। डियर वर ग्रेजिंग, हिरन घास खा रहे थे, क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप। आफ्टर अ डिस्टेंस, थोड़ी दूर आने पर, नियर द पॉन्ड, तालाब के पास, वी सॉ अ मैग्निफिसेंट टाइगर, हमने एक मैग्निफिसेंट टाइगर देखा। इट्स ऑरेंज कोट लुक्ड लाइक अ लो फायर, उसका ऑरेंज स्किन ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी सी आग जल रही है। एवरी साउंड मेड आर हार्ट्स रेसिंग, और तब उस समय जो भी कुछ आवाज़ आ रही थी उससे हमारी धड़कन बढ़ जाती थी। इट वॉज फुल ऑफ थ्रिल, ये थ्रिल से भरा हुआ था, रोमांच से भरा हुआ था। जिम कॉर्बेट पार्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस आई हैव एवर विजिटेड, जिम कॉर्बेट पार्क मेरे देखे गए प्लेसेस में सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल। इसी तरह से और कोई प्लेस, पर्सन, उसको डिस्क्राइब करते हुए एक पैराग्राफ लिख सकते हो। Now next is let's explore. Do you know how persons with visual challenges are able to read and write? क्या आपको पता है कि विजुअली चैलेंज लोग जो ठीक से देख नहीं पाते हैं वो किस तरह से पढ़ और लिख पाते हैं? दे रीड थ्रू टच विद द हेल्प ऑफ ब्रेल, वो ब्रेल स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और उसको छू करके वो पढ़ते हैं। जैसे कि तारा के बारे में बात हुई अनुज और उसकी मदर के बीच। अ कोड ऑफ रेज्ड डॉट्स, ब्रेल में क्या होता है? डॉट्स होते हैं उभरे हुए, रेज्ड डॉट्स मीन्स उभरे हुए डॉट्स होते हैं। तो पेज पर जब आप उंगलियां फिराते हो तो आपको वो उभरे हुए डॉट्स महसूस होते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, तो वो अल्फ़ाबेट जिस तरह से हम पढ़ते हैं ABCD, इसी तरह से ब्रेल में उनका रिप्रेजेंटेशन रेज्ड डॉट से किया जाता है। दिस टैक्टाइल कोड, ये टैक्टाइल कोड मीन्स जिसको आप छू करके पता कर सकते हो, तो ये टैक्टाइल कोड इट वॉज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 9 years, ये 9 साल में पूरी तरह से डेवलप हुआ था बाय लुई ब्रेल हु लॉस्ट हिज साइट ड्यू टू एन एक्सीडेंट, जिन्होंने एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो दी थी, अपनी साइट खो दी थी, उन्होंने ये ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई थी। यहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। A to Z सारे लेटर्स हैं एंड 0 to 9 ऑल नंबर्स आर देयर। नाउ दिस चैप्टर, दिस यूनिट इज ओवर, यूनिट 1 अब फिनिश होती है। अब इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है एंड यू एंजॉयड द वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।